हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो लास्ट क्लास में देखिए हम लोग क्या देखे थे। लास्ट क्लास में हम लोग जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी था सारा कुछ को कंप्लीट कर चुके थे। 2 क्लास का थ्योरी हम लोग देखे थे, दोनों क्लास में पूरा जितना भी थ्योरी था कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम लोग उससे जितना भी जो टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ सारा क्वेश्चन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में आपका जितना भी, चाहे वो जेटेट का हो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे सीटेट का हो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे फिर यूपी टेट या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो मेन मेन क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको छोड़कर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो रिपीट कर सकते हैं, फिर से आ सकते हैं या पूछे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिए हुए। क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके ये टेट एग्ज़ाम में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के रिपीट करता है। तो इसीलिए अच्छा है आपके लिए क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसलिए हम क्या आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहेगा आप खुद से बना लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये आप लोग के लिए बनाना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सारा क्वेश्चन को अब हम बता रहे हैं आप लोग को, जितना भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। और आप देखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उससे एक भी क्वेश्चन मेरे थ्योरी से बाहर नहीं पूछा गया है। इसके अलावा हम जितना करवाएं उसके अलावा आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा तो उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद फिर से हम जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बार और फिर से पूरा कंबाइंड पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन का करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो एमसीक्यू सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन, इसका क्या उद्देश्य होता है, ये तो हम आप लोग को ऑलरेडी बताए हैं, सारा कुछ थ्योरी में लिखवाए हैं। क्या होता है बताइए। देखिए पहला क्या बोल रहा है, बच्चे को उत्तीर्ण करना या फिर अनुत्तीर्ण करना, मतलब बच्चे को पास करना या फिर फेल करना है, ये तो होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। मान लीजिए किसी का रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट से ही ना पता चलता कोई पास किया कौन फेल किया। तो कहीं ना कहीं क्या ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर सही है। लेकिन कि मूल्यांकन का उद्देश्य है तो ये सही है, आपका उद्देश्य है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चा क्या सीख रहा है यह जानना, ये भी सही है। बच्चा क्या सीख रहा है यह भी हम जानते हैं। मूल्यांकन अगर किसी का मूल्यांकन करते तभी तो हमको पता चलता है ना कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसमें क्या कमी है, वह किस तरह का कठिनाई महसूस कर रहा है, और उसमें क्या फ्यूचर में क्या सुधार का जरूरत है और किस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ये सब कैसे पता चलता है, ये सारा कुछ हमारा मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो ये भी कथन क्या आपका बिल्कुल भी सही है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है अगला, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ये भी बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन से ही पता चलता है कि बच्चा जो सीख रहा है उसको सीखने में किस तरह का कठिनाई आ रहा है, ठीक है ना, मूल्यांकन से ही पता चलता है। तो क्या होगा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए ये क्वेश्चन आपका जेटेट 1 to 5 में 2011 में पूछा हुआ, क्योंकि ये एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ तो क्वेश्चन को भी हम करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ या फिर पूछ सकता है। अब देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन, क्या बोल रहा है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि किस लिए उपयुक्त है, क्योंकि बोल रहा है कि जो परीक्षा के स्थान पर ना जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुत ज्यादा उपयुक्त है। क्या रीजन है उसके लिए, क्या करता है देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र का तो मूल्यांकन किया ही जाता है। तो ये क्या, ये ऑप्शन भी सही है आपका। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक के साथ क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी विकास, इसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्या बोल रहा है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, ये भी आपका सही है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बताइए, कमेंट कीजिए। आप तो बता दिए, आप लोग बता सकते हैं क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए आपका जेटेड 1 to 5 में 2011 में पूछा हुआ है। तो देख रहे हैं जितना क्वेश्चन भी हम आपको थ्योरी में करवाएं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा हुआ इससे। ठीक है, अब और सारा पॉइंट को हम जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सारे पॉइंट को, ये सारा पॉइंट तो मेरे थ्योरी में लिखा हुआ है, बाकी हम आपको बता भी दे रहे हैं। और देखिए जो लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं, पहले एक बार थ्योरी को देख लीजिए, थ्योरी कितना अच्छा से पढ़ाया गया, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा। बाकी जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या बोला अगला क्वेश्चन? अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। जो कम अवधि में मूल्यांकन होता है उससे क्या फायदा है, उसको क्या क्या फायदा, देखिए पहला क्या बोल रहा है, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। कहीं ना कहीं ये सही है। अल्प अवधि मतलब जो कम टाइम के लिए जो मूल्यांकन होता है, मतलब मान लीजिए कि 30 मिनट का क्वेश्चन हुआ, 30 मिनट का एग्जाम हुआ, तो कहीं ना कहीं उससे क्या, जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ये बिल्कुल क्या है, सही है आपका। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, नियमित कार्य की आदत बनाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अल्प अवधि वाला मूल्यांकन होगा क्या नियमित कार्य के लिए आदत बनाएगा, ये सही नहीं है क्या, ये जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हम लोग सही नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, यह विषय प्रवाही होता है। क्या अल्प अवधि में जो मूल्यांकन होगा यह विषय प्रवाही होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता नहीं। कठिन तो ऐसे भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये कठिन में आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये क्या प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए सारा क्वेश्चन ये भी आपका जेटेड कितना 1 to 5 में 2012 में पूछा हुआ। हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक ना? अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? अब देखिए हम लोग पहला देखते हैं, शिक्षक की डायरी। शिक्षक की डायरी क्या, जब हम मूल्यांकन के बारे में बताएं तो ये शिक्षक का डायरी क्या अपना पर्सनल डायरी हो गया, इसका मूल्यांकन से कोई है? वो अपना डायरी में क्या लिखी है, टीचर लिखे हैं, इससे क्या स्टूडेंट को कोई मतलब फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या टीचर की डायरी से स्टूडेंट क्या संबंधित है? नहीं, ये तो सही नहीं है, तो ये होगा। बाकी क्या बोल रहा है, कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है वो बोल रहा है, और ये संबंधित नहीं है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, उद्देश्य। कहीं ना कहीं मूल्यांकन जब करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, तो ये क्या आपका ये सही है। उसके बाद क्या, फिर ये निदानात्मक परीक्षण ये भी होता है। अगर ये परीक्षण कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ हम टेस्ट लिए, एग्जाम लिए, बच्चा को कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें सुधार करने के लिए क्या करते हैं, फिर से उसका नि, निदानात्मक परीक्षण करते थे। ये भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन से आपका रिलेटेड है। उसके बाद फिर क्या, मूल्यांकन कार्ड। कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन कार्ड होता है ना, ये भी आपका मूल्यांकन से रिलेटेड है। किससे? मूल्यांकन से रिलेटेड है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका, शिक्षक की डायरी। शिक्षक की डायरी का मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए और बताइए कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जब मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, मूल्य उद्देश्य क्या होता है वो बताइए। संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, ये तो होता ही है। जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बालक का कम से कम क्या, उसका सब पूरा जो भी होता है संपूर्ण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसका क्या करें, मूल्यांकन करें। वही ना करते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना। क्या हम लोग मूल्यांकन करते हैं जब एग्जाम लेते हैं फिर किसी और चीज़ का, तो क्या उससे सिर्फ शारीरिक विकास का मूल्यांकन होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये होगा। तो ये ऑप्शन क्या आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, विशेष विकास का मूल्यांकन। सिर्फ मतलब कोई स्पेशल विकास मतलब बोल सकते हैं उसमें, या तो सिर्फ शारीरिक या तो फिर मानसिक या तो इस तरह का विकास का सिर्फ मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में नहीं। मूल्यांकन में जब भी करेंगे तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट का सारा कुछ का मूल्यांकन। तो ये क्या होगा आपका
नहीं होगा। फिर क्या बोला, मानसिक विकास का मूल्यांकन करना, ये भी देखिए शारीरिक विकास बोल रहा है, ये भी मानसिक विकास ही बोल रहा है, विशेष विकास, कहीं ना कहीं तीनों गलत ही है, कोई स्पेशल नहीं। यहाँ क्या करना है, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना है। क्या करना है, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का, उसका क्या करना है, विकास करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है, किस रूप में, जो मूल्यांकन है ना, वो शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक होता है, वो बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर, ABCD कौन सा होगा बताइए। क्या बोला, देखिए, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोजता है, नए मार्ग खोलता है, ये तो सही है। ये अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, वो भी देख लेते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करता है, ऐसा होता है क्या। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक दे सकता है, हाँ ये भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या, या शोध नए मार्ग खोजता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कहीं ना कहीं क्या, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसको टिक लगा लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से और बताइए क्या होगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सा संबंध में, अगर हम मूल्यांकन को क्या उपयोगी बनाना है, उपयोगी बनाना और साथ में क्या, उसको रोचक विधि बनाने के लिए क्या करना है, कि किस संबंध में सावधानी बरतनी होगी। तो क्या बोल रहा है देखिए, पहला क्या बोल रहा है, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, देखिए तुलना करना आपका नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं, ये क्या आपका नेगेटिव वर्ड है, ये तुलना करना नेगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं। फिर क्या बोल रहा है देखिए, छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में वर्गीकृत करना, ऐसा भी नहीं है कि आपको क्लास में कभी भी ये छात्र कमजोर है मतलब पढ़ने वाले को एक साथ और कमजोर छात्रों को एक साथ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, सबको एक समान मानना है। तो ये भी क्या बोल रहा है, बुद्धिमान, देखिए बुद्धिमान और औसत विद्यार्थी को क्या कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, तो वर्गीकृत नहीं करना है, क्या ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं अगला ऑप्शन पढ़ के, देखते क्या बोल रहा है, छात्र के सीखने सीखने को शैक्षिक और सह-शैक्षिक सीमाओं के बाहर से जानकारी एकत्र करने के तरीकों को मिश्रित किस्म का उपयोग करने में, हाँ ये तो सही है। क्या बोलता है, जब इसमें हम लोग कर रहे हैं मूल्यांकन रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे, छात्र जो सीख रहा है उसको शैक्षिक है मतलब जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, और जो गैर शैक्षिक है जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, उससे उसके बाहर से जानकारी एकत्र करने के बाद क्या करेंगे, सबको मिश्रित करके और क्या उससे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये ना कहीं क्या, ये आपका सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, प्रतिपुष्टि देते हुए तकनीकी भाषा का, देखिए तकनीकी भाषा ये है ना जो आपका नेगेटिव वर्ड है, तकनीकी भाषा का यूज नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा आपको गांव वाला स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप वहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज इंग्लिश में बोलिएगा, जो बच्चा वहाँ का नहीं जान रहा है, तो ऐसा करना है क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या, तकनीकी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, ये भी आपका नेगेटिव, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए किस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, हम सारे ऑप्शन को पढ़ रहे हैं और देखिए सिर्फ ये नेगेटिव टैग वर्ड है, उसके अनुसार ही क्या सही है क्या गलत है कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो सारे ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए, बाकी जो आ रहा है ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा कि सारा ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा, उसे छांटना ही होगा। तो सारे ऑप्शन को पढ़िए और बनाइए कौन वाला, फिर जो नेगेटिव हट जा रहा है वो हट जाएगा, बाकी एक बच रहा है वो ऑप्शन होगा, बाकी जो आप डायरेक्ट जान रहे हैं डायरेक्ट उसको टिक लगाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है,
जब मूल्यांकन कर रहे हैं हम लोग तो क्या केवल गुणात्मक अंकन, देखिए एक तो केवल है वो नेगेटिव वर्ड है, प्लस इसमें क्या सिर्फ केवल गुणात्मक करते हैं नहीं, केवल मात्रात्मक करते हैं नहीं। जब भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं ना तो उसका विशेषता क्या, यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को करता है। तो क्या होगा, ए और बी दोनों, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी और दोनों। तो आई होप आप लोग को सारा समझ में आ रहा होगा। अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा और हम लोग को ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए तो कमेंट कीजिए और बताइए कि सर और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, सारे ऑप्शन को और ज़्यादा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समझने में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चन इतना ही सॉल्व नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में मेन आपका है एग्जाम में जो आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस हो सकेगा हम करवाएंगे, बाकी आप लोग खुद से भी कीजिए। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, दो दो बार पूछा हुआ है, 14 में भी 18 में हुआ है, एचपी टेट में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होता है। ये तो हम लोग सबको पता है, क्या मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्या सम्मिलित होता है, ये बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, सीखने वाला तो होता है, मूल्यांकन में सीखने वाला कौन होता है, स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होते हैं वही ना सीखने वाले होते हैं, ये तो सम्मिलित होता ही है। फिर क्या बोल रहा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी तो सिलेबस भी तो होता है ना। जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस होगा तभी तो उसके बाद एग्जाम लेंगे और मूल्यांकन करेंगे, तो ये भी होगा। फिर शिक्षण के उद्देश्य, उसका भी कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है, जो हम लोग मूल्यांकन जो पढ़ रहे हैं उसका तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं ये सब सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ये भी देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे 11 होना चाहिए, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा शायद, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 में, 2011 में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन समग्र मूल्यांकन, समग्र मतलब वही जो व्यापक मूल्यांकन होता है ना, वही हो गया समग्र मूल्यांकन। क्या बोल रहा है देखिए, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को करना चाहिए। तो जो व्यापक मूल्यांकन है उसको ध्यान में रखना है एक शिक्षक को, और उसको क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या करना चाहिए, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न, जो प्रश्न उत्तर होता है उसमें केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए। देखिए केवल है, ये नेगेटिव वर्ड है, ऐसा होगा क्या, केवल सही उत्तर के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब हम समग्र मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम ओवरऑल सारा कुछ को देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। फिर क्या बोल रहा, केवल बच्चों के द्वारा ही की गई त्रुटि पर विचार करना चाहिए, ऐसा भी नहीं। देखिए केवल बच्चा के द्वारा किया गया जो त्रुटि है उस पर भी खाली इसमें विचार नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। हाँ ये तो करना चाहिए, ये बस बात सही है। जो विद्यार्थी के लिए सीखने से, जो विद्यार्थी के लिए सीखने से प्राप्त जो उत्पाद होता है और उससे क्या जो प्रक्रिया होता है उस पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो सब पे विचार करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आप देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अलग अलग नहीं करना चाहिए। मानकीकृत ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये जो है ना आपका नेगेटिव वर्ड है, यहाँ समझिए तो आंसर नहीं होगा। अलग अलग सबके लिए हम नहीं करेंगे, एक जैसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो क्या होगा ऑप्शन आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 10th का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 10th का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें पहला क्या बोल रहा है, यह शिक्षकों के लिए
शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? ऐसा तो नहीं है। यह शिक्षकों के लिए अभ्यर्थियों का क्या करने का, निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है क्या? जो हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन है, क्या सही नहीं है? तो पहला ही आपका सही नहीं। ये आसान तरीका है, देखिए यहाँ बोल रहा आसान तरीका है। ऐसा होता है क्या? अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे बार बार होता है तो यह शिक्षक के लिए आसान होता नहीं। शिक्षक के लिए आसान नहीं होता, इससे क्या होता है और शिक्षक तनाव में आ जाता है। कैसे? तो देखिए, बार बार एग्जाम होगा तो टीचर को बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बार बार कॉपी चेक करना पड़ेगा, उनको टाइम नहीं मिलेगा और अदर चीज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या यह आसान तरीका नहीं है? क्या आसान तरीका है? नहीं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह आसान तरीका नहीं है, यह नहीं बोल रहा, ठीक ना? तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, यह आसान तरीका नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन भी, देखते हैं क्या बोल रहा है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया होता है क्या? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, कहीं ना कहीं क्या उसमें अध्यापन और जो अधिगम का प्रक्रिया है वो नया प्रक्रिया होता है, ठीक है ना? उसके बाद क्या बोल रहा है? यह विद्यार्थियों में क्या बोल रहा है? यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये मूल्यांकन करने से, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से कहीं ना कहीं स्टूडेंट में क्या रुचि बढ़ता है, ठीक ना? तो ये भी आपका सही है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, आकलन नहीं कर पाते, ये भी सही है। सारा कुछ का नहीं कर पाता है। जो पहले वाला जो पारंपरिक पेपर वाला था ना, कलम परीक्षण वाला, पेपर और कलम वाला, वो पूरा उसका सारा कुछ आकलन नहीं कर पाता, तो उसका क्या क्या विशेषता है, क्या क्या क्षमता है, सारा कुछ का ओवरऑल आकलन नहीं कर पाता। तो ये भी कथन आपका सही है। तो क्या हुआ, कौन सा नहीं गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अनुसार गलत है, यानी कि आंसर सही होगा। तो आई होप कि सारा ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग को सारा समझ में आ रहा होगा। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा तो अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए, समझ में नहीं आ रहा, हम और समझाने का कोशिश करेंगे आप लोग को, ठीक है ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान क्या करती है? एक अध्यापिका ना पूरे साल भर, पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न होती है। मतलब जो अधिगम पढ़ाने या सीखने का जो होता है ना, उसमें क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, लगी हुई रहती है। तो बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है। क्या करती है? बच्चों का ना बारीकी से, मतलब अच्छा से पूरा एकदम सामने से अवलोकन करती है, और उनके कामों के नमूनों का, और जो काम कर रहे हैं उनके नमूनों का, मतलब सैंपल का संकलन करती है। क्या करती है? संकलन करती है। और प्रत्येक बच्चे के लिए क्या करती है? और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। क्या करती है? जो ऑब्जर्वेशन डायरी है ना, हर बच्चा के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन डायरी भी रखती है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? आप देखिए इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। पहला क्या कहलाता है? मानक एवं एकरूप मूल्यांकन। एक रूप मूल्यांकन नहीं, ऐसे ये तो नहीं होता है। मानक और एक रूप मूल्यांकन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? संकलनात्मक एवं अध्यापक केंद्रित। नहीं, अध्यापक केंद्रित तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो क्या कहलाता है? तो देखिए क्या, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। मानक तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कौन सा होगा? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या बोल रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो देखिए क्या बोल रहा है। अध्यापन के दौरान, किसके दौरान? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए क्या छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ये तो सही है क्या? ये हमारा सही कि गलत है? ये तो सही है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। देखिए तुलना करना तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये होगा क्या? तुलना तो हमारा नेगेटिव वर्ड है,
तो तुलना करना होगा ही नहीं। छात्रों के बीच में हमें कभी भी तुलना नहीं करना है, दो छात्रों के बीच में या और जो क्लास में छात्र हैं, ऐसा तुलना या कंपैरिजन नहीं करना। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वो नहीं होगा। फिर क्या बोला देखिए, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में, क्या पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। क्या इस तरह से पूरा औपचारिक तरीका से पेपर पेंसिल का परीक्षा लेना चाहिए पूरे साल में, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये भी क्या आपका गलत होगा, और वो तो ऐसा होता ही नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में हमारा सारा कुछ किया जाता है, पेपर पेंसिल का एग्जाम के साथ क्या सारा ओरल टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, प्लस गैर शैक्षणिक काम भी होता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये आपका पेपर पेंसिल केवल बोल रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका गलत है। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन। देखिए स्मरण और ये भी आपका समय समय पर ये भी नहीं होगा, तो कहीं ना क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन भी करना है एवं उनकी सहायता भी करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ है 2021 और 22 दोनों में, ठीक ना। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोग का। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए क्योंकि टॉपिक ही है हमारा सतत और व्यापक, तो इसलिए उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन इसमें है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्या यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये तो सही है, विद्यालय में इसका मूल्यांकन होता है, उसके साथ और भी होता है, लेकिन ये भी आपका क्या सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के हर एक पहलू को शामिल किया जाता है, ये भी आपका सही है। बोल रहा है कौन सा गलत है, ठीक ना, कौन सा कथन गलत है, देख रहे ना, गलत बोल रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। बाकी आप आगे देखते हैं हम, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या होता है कि निदानात्मक मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। आखिर क्या होता है निदानात्मक मूल्यांकन, जैसे जो उसमें कमी रह गया फिर उसमें जो सुधार करते हैं ना, जो उसको सुधार करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वही प्रोसेस हमारा हो गया निदानात्मक मूल्यांकन। मतलब फिर से उसको एग्जाम लेके फिर से उसको बताना क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, तो ये आपका नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक ना। तो यहाँ गलत ही पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पर विधियाँ प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का होता है ना डेवलपमेंट इसमें, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका सही है। तो क्या होगा ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, और यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सतत एवं समग्र, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या में क्या शामिल होता है। क्या शामिल होता है, केवल संकलनात्मक आकलन, क्या सिर्फ इसमें समेटिव आकलन होता है। देखिए ये हम सारा आप लोग को बताए थे, क्या सिर्फ ये शामिल होता है, नहीं केवल इसमें नहीं, ये नहीं होता। केवल संरचनात्मक आकलन, नहीं ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है विविध पर, तीसरा देखते हैं, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों, क्या दोनों को संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, ये आपका बिल्कुल सही है। ये केवल ये भी आकलन ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। केवल ये केवल वो नहीं, केवल ऐसे भी नेगेटिव वर्ड है।
तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इसमें आकलन भी बताए थे दोनों प्रकार का, तो कहीं ना कहीं दोनों शामिल होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम लोग उसका क्या ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे चीज़ को शामिल करेंगे, किसी एक चीज़ को शामिल करके दूसरे चीज़ को नहीं हटाएंगे, वैसा नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या बोल रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऐसा है क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो जरूरी नहीं है उस पर बल देता है क्या, हाँ कि उस वो जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, उस पे बल नहीं देता है। फिर क्या बोल रहा है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ चीज हम सीखते हैं तो उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर क्या करता है, व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऐसा भी होता है क्या कि हम उसको कंटिन्यू परीक्षण तो करते हैं लेकिन एक इंटरवल में करते हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये अभी, और अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं ना, किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। तो कहीं ना कहीं जो ये ऑप्शन आपका है ना, इससे ज्यादा सही है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है, किस पर बल देता है, तो ऑप्शन नंबर सी पर बल देता है। और शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य नहीं, इस पर भी नहीं देता है। तो कहीं नहीं क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को एक्सप्लेन करने का, सारा को बता रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या बोल रहा है। देखिए, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु, मतलब अलग अलग योग्यता और जो जिसमें अलग अलग योग्यता और रुचि होता है वैसे विद्यार्थियों हेतु, वैसे विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। जो अलग अलग उपयोगिता योग्यता वाले विद्यार्थी है, सबका अलग अलग रुचि है, तो क्या करेंगे, जैसे अलग अलग रुचि है मतलब क्या, किसी को पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को गाने में, किसी को डांस करने में, किसी चीज़ को और करने में लगता है। तो ये सारा कुछ आखिर किस में होगा डेवलपमेंट, जो एक बच्चा अगर सारा को अलग अलग अपना है रुचि, इस ये चीज़ करना वो चीज़ करना है, तो ये सारा कुछ किस में आएगा, कहीं ना कहीं अगर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी तो होगा। मतलब क्या बच्चा का ये सतत और व्यापक मूल्यांकन में करेंगे तभी ना, हर कुछ का दोनों पक्षों को उसमें शामिल किया जाएगा, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, तभी तो उसका होगा रुचि। क्या बोल रहा देखिए, आंतरिक मूल्यांकन पर नहीं, आंतरिक मूल्यांकन पर करने से वो सब उसका रुचि और योग्यता का पता चलेगा नहीं, ये तो इंटरनल में एग्जाम में ऐसा होता है क्या, नहीं इंटरनल एग्जाम में तो वो मार्क्स वाला हो गया, फिर क्या एक्सटर्नल, ये इंटरनल एग्जाम हो गया आपका, ये एक्सटर्नल एग्जाम हो गया। तो इससे पता चलता है कि उसका कौन सा योग्यता है, रुचि क्या है, नहीं इससे भी पता नहीं चलेगा, इससे भी नहीं पता चलेगा। फिर क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देंगे तो क्या ऐसे ही पता चलेगा उसका योग्यता क्या है, रुचि पता चलेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम से भी ना, इंटरनल एग्जाम ना एक्सटर्नल ना फिर प्रैक्टिकल एग्जाम से, किससे पता चलेगा, कहीं ना कहीं वो पता चलेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। किससे पता चलेगा, जब उस बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा तभी पता चलेगा उसका क्या रुचि है, क्या है, तो उसका क्या योग्यता और क्या रुचि है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं सतत और व्यापक मूल्यांकन से। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन पूछा है, सारा क्वेश्चन जितना भी हम लिए हैं सारा आपका कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यही सब क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट करते हैं, ठीक ना, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए अलग अलग, फिर से रिपीट करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। कोई छात्र है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसका योग्यता, इसमें क्या बोल रहा है उपलब्धि, अगर कोई छात्र कुछ उपलब्धि प्राप्त किया है तो सबसे बेस्ट क्या तरीका, क्या मेथड है मूल्यांकन का,
कौन वाला मूल्यांकन का यूज करेंगे, क्यों पता चल जाएगा। तो क्या होगा, पहला देखिए पूरा सतत मूल्यांकन, कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा अच्छा है, क्या है, सतत मूल्यांकन। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, देखिए वार्षिक मूल्यांकन नहीं, वार्षिक मूल्यांकन जो भी करना है, त्रैमासिक मूल्यांकन नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए या फिर डी, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए, कमेंट किए, कोई कमेंट किए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीसीई, जैसे आप लोग का जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो बोले कि शॉर्ट में ही पूछता है। अगर ऐसा देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में रहेगा, सिर्फ क्या लिखा हुआ रहेगा, सीसीई, ऐसा एग्जाम में पूछता है, वही भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसा डायरेक्ट तो शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा, सीसीई मतलब क्या हुआ, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक ना। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। जो सीसी है उसका मतलब हुआ, ऐसा डायरेक्ट एग्जाम में लिखेगा शॉर्ट में सीसी। तो आप लोगों समय कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नहीं ये क्या दिया हुआ है, ऐसा तो पढ़े ही नहीं है। क्या बोल रहा है, सीसी प्रकार में मूल्यांकन के लिए उद्देश्य है। इस प्रकार का जो मूल्यांकन है उसमें उस मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य, देखिए पहला क्या बोल रहा है, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे। याद करना तो हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। याद करने में मदद करे, ये तो क्या, याद करना नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। अब क्या बोल रहा देखिए, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में, देखिए ये भी याद करने वाला है, नेगेटिव वर्ड ये भी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखने के कौशल विकसित करने में, देखिए ये भी है याद रखना, ये याद रखना आपका नेगेटिव वर्ड है। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका, ना ऑप्शन ए ना बी ना सी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है, क्या है, कोई भी सही नहीं है। देखिए क्या, तीन तीन बार पूछा हुआ, देखिए एसपी टेट में 2 बार पूछा हुआ है, चाहे फिर छत्तीसगढ़ टेट में भी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। यदि आप याद रखिएगा, जो याद रखने वाला है ना, ये जो नेगेटिव वर्ड है, जहाँ भी रहेगा याद रखने वाला समझिए वो नेगेटिव आंसर है, वो नहीं होगा। अगर नेगेटिव पूछा तब होगा। ये सब ट्रिक है, जब हम टैग वर्ड बताएंगे ना, एक वीडियो उसका स्पेशल हम डाल देंगे, कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है कौन सा नेगेटिव। तो उससे ही आप जो सीडीपी का ना 15 क्वेश्चन, तो मतलब लगभग 40 to 50% ना क्वेश्चन सिर्फ टैग वर्ड से ही सॉल्व कर लीजिएगा। उसको कौन सा नेगेटिव वर्ड है कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, इससे ही आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, क्या बोल रहा है, नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। क्या बोल रहा है, नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। फिर आगे पढ़ता है अगला ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया के दौरान क्या, दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, ये भी सही है आपका। फिर क्या बोल रहा है, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना। क्या करना है, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधि आयोजित करना, ऐसा होता है क्या, नहीं, कक्षा में गतिविधि आयोजित नहीं करना। फिर क्या बोला, अंक या ग्रेड कर प्रदान करना, ऐसा भी अंक या ग्रेड प्रदान करना, ऐसा वाला ये क्या भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं। क्या बोल रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक, जब सीख रहा है तो क्या उस समय शैक्षिक और सह शैक्षिक, क्योंकि देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में पता है कि हम लोग क्या इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, क्या उसमें शैक्षिक के साथ क्या सह शैक्षिक, मतलब शैक्षिक और गैर शैक्षिक या फिर सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को क्या नियमित रूप से
क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या आपका गलत है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है। आप लोग को आइडिया मिल गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है और किस तरह से पूछ सकता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। अंतिम कदम क्या है, अगर हम प्रभावी शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम को व्यवस्थित कर रहे हैं, कुछ चीज़ को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो फाइनल हमारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए फाइनल एग्जाम हम लोग कुछ भी साल भर पढ़ते हैं, चाहे 6 मंथ पढ़ते हैं, फाइनल हम लोग क्या, फाइनल में फिर एग्जाम देते हैं, तो फाइनल फिर हमारा क्या होता है, रिजल्ट आता है। तो कहीं ना कहीं क्या, रिजल्ट आना मतलब क्या, उसका मूल्यांकन करना। तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, जो अंतिम कदम कौन सा, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, उसका रिजल्ट आएगा तभी तो, यानी क्या, उसका इवेल्युएशन करना। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं ना, तो मूल्यांकन। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, क्या मूल्यांकन करने से बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा होता है क्या। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे मूल्यांकन करेंगे तो पढ़ेंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या ऑप्शन आपका गलत है। फिर क्या बोल रहा है, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, इससे क्या, मूल्यांकन करने से बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, उपलब्धि का पता लगता है। लेकिन और ऑप्शन देख रहे क्या, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। हाँ ये ज्यादा सही है, उपलब्धि का पता लगता है, लेकिन उससे ज्यादा क्या, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन जब हम करते हैं, किसी का मूल्यांकन करते हैं, जैसे मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं मंथली या वीकली, तो उससे पता चलता है ना कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या जान रहा है, क्या चीज़ को नहीं जान रहा। तो कहीं ना कहीं क्या, वो जो सीख रहा है ना, उसका लेवल का पता चलता है, कितना लेवल तक क्या सीखा है। तो कहीं ना कहीं क्या, उसका सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। क्या होता है, एक बच्चे का मूल्यांकन करने से क्या होता है, बच्चे के सीखने का ज्ञान होता है। क्या होता है, बच्चे के सीखने का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी, शिक्षकों की उपलब्धि का नहीं, इससे क्या शिक्षक का उपलब्धि का पता चलेगा, मूल्यांकन तो शिक्षक ही करते हैं, तो क्या उससे शिक्षक का ही उपलब्धि का पता चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन फोर भी आपका गलत है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शैक्षिक मतलब इसको क्या बोलते हैं, शैक्षिक को क्या बोलते हैं, गैर शैक्षणिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। बोल रहा है कौन सा, देखिए जो, क्या बोल रहा है, शैक्षणिक यानी कि गैर शैक्षणिक। गैर शैक्षणिक मतलब क्या बोल सकते हैं, जो शिक्षा से रिलेटेड ना हो। गैर शैक्षणिक मतलब वही ना होता है, शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक, जो शिक्षा से रिलेटेड ना हो। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए पहला हमारा क्या बोल रहा है, सामाजिक और शारीरिक विकास। दूसरा क्या बोल रहा है, मानव विकास। ये सब देखिए, ये सारे तो क्या, गैर शैक्षिक ही है ना। सामाजिक और शारीरिक विकास क्या, ये भी हमारा गैर शैक्षिक है, तो इससे रिलेटेड है। बोल रहा है कि कौन है सो नहीं है, नेगेटिव बोल रहा है, ये तो हमारा गैर शैक्षिक है, ठीक है ना। शिक्षा से रिलेटेड है क्या, नहीं शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, मानव का मूल्य, क्या ह्यूमन का वैल्यू, ये शिक्षा से रिलेटेड है, नहीं ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी क्या, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों शिक्षा से रिलेटेड नहीं, गैर शिक्षा। फिर क्या बोल रहा है, शैक्षणिक विषय, हाँ ये जो शैक्षणिक विषय है ना, ये आपका शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है ना। और वहाँ क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा क्षेत्र जो इसमें मतलब गैर शिक्षा में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ये आपका गैर शिक्षा में नहीं, इसमें ये तो शिक्षा में ना शामिल है। ये आपका शिक्षा का जो शैक्षणिक विषय है, ये आपका किस में आएगा, शिक्षा का विषय में, शिक्षा वाला में आ जाएगा। और इसमें बोल रहा है गैर शिक्षण मूल्यांकन, ये तो शिक्षण वाला में आ जाएगा, गैर शिक्षण में ये सब आ रहा है। और ये भी क्या, स्वास्थ्य और सफाई, ये भी आपका गैर शिक्षण में आएगा, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप बोल रहे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये गैर शैक्षणिक नहीं है, विषय नहीं है, ये क्या है, शैक्षणिक विषय है, शैक्षणिक वाला मूल्यांकन है। तो देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछा हुआ है, नहीं के चलते बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, सही नहीं है। ठीक है ना, कौन सा कथन बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में बोल रहा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए क्या बोल रहा है। पहला, मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को क्या सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। तो सही है। उसमें बोल रहा कौन सा सही नहीं है, ये तो हमारा सही है, ये कथन तो सही है ना। क्या मूल्यांकन का प्रयोग सीखने के को सुसाध्य मतलब और सिंपल बनाने के लिए किया जाता है तथा क्या इसे इससे विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा, देखिए मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा हो तो क्या, देखिए क्या बोल रहा हमेशा, ये वर्ड देखिए हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग, ऐसा होना चाहिए क्या। हमेशा जो मूल्यांकन करेंगे हमारा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि पर करेंगे, नहीं। हम मूल्यांकन करते हैं तो क्या करते हैं, शिक्षण के साथ भी करते हैं और गैर शैक्षणिक दोनों का करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है हमेशा बोल रहा है, तो क्या गलत हो गया, क्या ये गलत हो गया। वो बोल रहा कौन सा सही नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या आपका सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। मतलब करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अधिकतर अगला ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या, मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक ना, ये भी आपका हाँ बोल सकते हैं सही है, यहाँ पे कथन सही नहीं है, बोल रहा नहीं है तो ये वाला है ना। फिर क्या बोल रहा मूल्यांकन को संज्ञानात्मक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हाँ ये भी सही है, ये भी आपका सही है। ठीक ना, लेकिन हमारा क्या बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा और जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बोल रहा है कि मूल्यांकन, देखिए यहाँ भी बोल रहा है कौन सा मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला, देखिए सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया से पहले, दौरान, उसके दौरान और बाद में होता है। कहीं ना कहीं ये सही है। क्या बोला, तो सीखने के लिए हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं ना, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके पहले भी करते हैं, और जब मूल्यांकन करते हैं तो सीख रहा है उसके पहले भी करते हैं, जब वो सीख रहा है उसके दौरान भी करते हैं और सीखने के बाद भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये ऑप्शन आपका सही है। क्या बोल रहा सही नहीं है। फिर क्या बोल रहा, सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होनी चाहिए। जो सीखने के लिए मूल्यांकन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या यह रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिशील होनी चाहिए। ये भी क्या सही है, क्या मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। तो क्या भी ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी सही है। और हमारा बोल रहा है ये भी हमारा सही है। अब बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो ऑप्शन बचा वही सही नहीं है। अब इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों का के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए कभी भी जो मानकीकृत है ना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे भी आंसर नहीं होगा। मानकीकृत उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अनुसार क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ये तो गलत है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, ये गलत है मतलब ये कथन सही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो आई होप कि हम जितना सारा क्वेश्चन करवाए प्रीवियस ईयर आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। और देखिए सारे क्वेश्चन जो भी हम लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर आप लोगों को बता रही है, जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए, चाहे आप सीटेट दे जेटेट दे कोई भी स्टेट टेट का एग्जाम दे, इस टॉपिक से कम अगर सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहता है ना, तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता ही पूछता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट समझकर पढ़िए, अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।